चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स आज देखते हैं जो साइंस के जो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे सीटेट में जो जूनियर का पेपर आता है, तो आज उसका पार्ट 3 देखते हैं। तो आज जो 2018 का पेपर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो को तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं तो कौन से होते हैं? वाइपर, एनाकोंडा, बोआ या जालीदार अजगर। तो जो सबसे ज़्यादा सर्प होते हैं वो जालीदार अजगर होते हैं। कहीं कहीं आपको एनाकोंडा भी मिलेगा, लेकिन जो उसका राइट आंसर होगा वो जालीदार अजगर इस करेक्ट होगा। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है, यह लोगों को स्वस्थ रखता है, या भूख बढ़ाता है, या खुशियाँ लाता है। तो लोग पता है आप व्यायाम क्यों करते हैं, योग करते हैं क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। इट कीप्स पीपल हेल्थी। आगे बढ़ते हैं, चेचक के टीके का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था, ऑप्शन में दे रखा है रोनाल्ड लॉस, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक के जो टीके था उसका किया था एडवर्ड जेनर ने। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो आंसर कीजिए, कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। इसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यीस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। तो जो यीस्ट होती है उसका किसके उत्पादन में इसका यूज़ किया जाता है? तो अल्कोहल, यर्ड मतलब दही, शुगर, चीनी या साधारण नमक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो यीस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था, जब साइंस की वीडियो देखिएगा तो उसमें अल्कोहल में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ATP है तो राइबोसोम, जो माइटो कितने APT का वो संग्रह करता है? तो राइबोसोम। तो राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक सरल लोलक की जो आवृत्ति मतलब फ्रिक्वेंसी दे रखी है 2 हर्ट्ज और जो टाइम पीरियड दे रखा है 16 सेकंड, तो बता रहा कितने ऑक्सीलेशन करेगा वो इतने टाइम में। तो उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है? तो फ्रिक्वेंसी बराबर ऑक्सीलेशन अपॉन तुम्हारा टाइम होता है। तो हमें क्या निकालना है इसमें? ऑक्सीलेशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 2 हर्ट्ज और ऑक्सीलेशन, और यहाँ पे टाइम दे रखा है 16, तो कितने आ जाएंगे? 32 ऑक्सीलेशन हो जाएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी जो धातु है, ऐसी कौन सी मेटल जो वायु में रखने पे जल उठती है? तो ऐसी कौन सी धातु है आपको बतानी है जो बर्न हो जाती है वायु में? सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता या एल्युमिनियम। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो वायु में जो रखने पर जो जल उठती है वो कौन सी हो जाएगी? मैग्नीशियम इस करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस के रूप में किया जाता है। इसका जो यूज़ होता है वो किस लिए किया जाता है? ऑक्सीकारक के लिए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचाई कारक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, प्रतिअम्ल, एंटी एसिड या किण्वन कारक फर्मेंटेशन एजेंट। तो क्या होगा, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है एंटी एसिड के रूप में किया जाता है, प्रतिअम्ल के लिए। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित 70 क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न विद पॉप साउंड। तो क्या लिखा हुआ है कि कौन सी गैस जो है पॉप की ध्वनि से जलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो अगर आप माचिस की तीली के जलाएंगे तो अगर इसको हाइड्रोजन को उसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा? पॉप साउंड की ध्वनि जल से जलेगी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से असंपर्क बल के उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया था जो फोर्स होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक संपर्क, एक असंपर्क मतलब नॉन कांटेक्ट, एक कांटेक्ट। ऐसा कांटेक्ट जिसमें कांटेक्ट किया जाता है 2 चीज़ों के मध्य और जिसमें इनको कांटेक्ट नहीं किया जाता है फोर्स को। तो
असंपर्क बल के उदाहरण बताने, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशी बल, चुंबकीय बल या 1 और 2 दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से जो असंपर्क बल के उदाहरण है, आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। तो फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा पेपर में, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड होगा। पेशी बल है वो हमारा संपर्क बल का एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो कौन सा, जो डायबिटीज़ होती है उसको कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या थाइमोसिन? आंसर कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंसुलिन जो होता है वो मधुमेह रोग जो होते हैं हार्मोन द्वारा, इंसुलिन द्वारा नियंत्रित होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो जो बताना है कौन सा जो प्रोडक्ट है वो पेट्रोलियम का नहीं है। मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन भी कहते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पैराफिन मोम या बिटुमेन? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा प्रोडक्ट जो है वो पेट्रोलियम का नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो सीएनजी इज करेक्ट ऑप्शन। रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है तो कौन रखती है? संकटापन्न जातीय प्रजातियाँ या विलुप्त प्रजातियाँ, वनस्पति या पशु वर्ग? तो जो रेड डाटा वर्क कौन सी करती है? IUCN। तो इसमें क्या होता है? संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं? जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त घटाने के लिए, जड़त बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए? तो जो जूते के जो सोल होते हैं वो असमतल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसका जड़त बढ़ाने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सारिका ने आंसू जल जो है डिस्टिल वाटर को बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? तो ऑप्शन दे रखा है, या विद्युत का सुचालक होगा, या एक विद्युत रोधी होगा, या कमजोर विद्युत का चालक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो उसे क्या प्राप्त होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक विद्युत रोधी है, इट इज एन इंसुलेटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से मैं बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला दे रखा है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, या किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, या सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, या फिर यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो कौन सा सत्य नहीं है कि किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने की जो विद्युत धारा वह न्यूनतम सीमा, ये गलत हो जाएगा, जो अधिकतम सीमा होगी। जो इसका जो ऑप्शन गलत पूछा गया है तो ये गलत है, इसीलिए एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? तो पोरबंदर, पुरी, मुंबई या गोवा? तो कहाँ जो है चक्रवात सबसे ज़्यादा आते हैं? तो आपको पता ही जो चक्रवात है वो तटीय एरियाज़ में ज़्यादा आते हैं। तो जो पुरी है वो जगन्नाथपुरी जो पड़ता है वो कहाँ है? हमारा उड़ीसा में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात आने की संभावना है, तो उसका पुरी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्यों बदलती है? ऑप्शन दे रखे हैं, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के तल लंबवत है, या फिर पृथ्वी का जो घूर्णन इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नियत नहीं है, या पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष उसकी कक्षा के तल के समांतर है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी पर ऋतुएं जो बदलती है वो क्योंकि किस कारण से वो बदलती है? क्योंकि जो उसका जो घूर्णन अक्ष है उसकी कक्षा के तल के सापेक्ष जो है वो झुका हुआ है। The axis of rotation of the earth is tilted with respect to the plane of its orbit। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 हमें कॉलम दे रखे हैं तो हमें इसको मैच करना है। इस जो पहला दे रखा है उसमें लिखा हुआ वृक्ष वितान, अपघटक, ह्यूमस और शाही, और पादपों जंतुओं में के मृद तक, एक जंगली जंतु, सूक्ष्मजीव और बड़े वृक्ष की शाखाएं। तो हमें क्या बताना है?
तो हमें इसमें बताना है कि इनको मैच करना है कि कौन किससे मैच करता है। तो उसका ऑप्शन बताइए क्या सही हो जाएगा। जो वृक्षवितान होंगे वो बड़े वृक्ष की शाखाएं हो जाएंगी। तो पहले का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा और दूसरे का जो हो जाएगा अपघटक या सूक्ष्मजीव, इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और जो ह्यूमस होगा, ह्यूमस का क्या हो जाएगा, पादपों और जंतुओं के मृत ऊतक हो जाएंगे, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। और शाही क्या हो जाएगा, एक जंगली जंतु होता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। तो फोर्थ ऑप्शन ये दे रखा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन दे रखा है विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा। या लेना आसान है, या शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, या निदानात्मक है, या विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो जो विज्ञान में जो रचनात्मक आकलन है वो क्या है, इस डायग्नोस्टिक मतलब निदान करता है, तो यह निदानात्मक है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में जो मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, या शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में, या शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने, या फिर लास्ट ऑप्शन दे रखा है शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो विद्यालयों में जो विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, आंसर कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, मतलब क्रिएटिविटी हो, एक्सपेरिमेंट करें और जो बहुत सारे बच्चों के बीच में, इसलिए इसका आयोजन किया जाता है। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त क्या समझेंगे। शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, गलत। अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, तो सही हो जाएगा। जब बच्चों को हम एक्टिविटीज़ करेंगे उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो बच्चा क्या होगा, अच्छे से सीखेगा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, या विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, या विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, या विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो विज्ञान हो बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, मतलब हमें बताना जो क्वालिटी वो साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। तो खुला मस्तिष्क मतलब ओपन माइंडेड, अधिक सीखने की उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी जो होती है हमारी, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच, या कठिन काम मतलब हार्ड वर्क। तो जो होगी वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कठिन कार्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। आगे लिखा हुआ है हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है, मतलब घूर्णन गति रोटेशन मोशन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी, मतलब चर्चा करे, डिस्कशन करे उस पर, या गतिविधि आधारित शिक्षण दे मतलब एक्टिविटी करे उस पर, या एग्जाम्पल दे उदाहरण दे, या प्रदर्शन करे। तो डिमोन्स्ट्रेशन करे, क्या करे, घूर्णन गति से पढ़ानी है मतलब सर्कुलर मोशन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या करे, वो प्रदर्शन करेगा। तो बच्चे क्या होंगे, देख को चीज़ों को ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट के मदद से तो चीज़ों को ज़्यादा समझेंगे। तो सबसे अच्छी विधा होगी प्रदर्शन करके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 87। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो हमें बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस। विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना मतलब टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कॉन्टेक्स्ट मतलब विज्ञान की जो विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, या टू इम्बिब द वैल्यूज ऑफ हॉनेस्टी,
इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन एमंग लर्नर्स, मतलब अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों के प्रति, या फिर टू हेल्प द फेलो कॉलेजेस इन द गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, मतलब अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो सीबीएसई द्वारा दिया गया था, कंटिन्यूएशन कॉपरेटिव इवैल्यूएशन का अर्थ क्या है? अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, मतलब समेटिव या फॉर्मेटिव, अधिक आवर्ती जांच की परीक्षा या अधिगम के आकलन हेतु समान गतिविधि और अभ्यास, या विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। तो क्या इसका मतलब होगा कंटिन्यूएशन कॉपरेटिव इवैल्यूएशन? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, मतलब इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे 89 क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है? तो कौन सा जो है वो स्टेप नहीं है? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का स्थिति की कल्पना करना, मतलब समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना या अवलोकन करना। तो जो समस्या समाधान है उसका जो निष्कर्ष निकालना जो होगा वो चरण में नहीं आएगा, क्योंकि निष्कर्ष थोड़ी ना निकल जाएगा पहले ही समस्या समाधान में। तो इस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 90 और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? एनोलॉजी, समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना या उपयोग। तो कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जो समानताओं का चित्रण होगा वो अनुरूपता विधि का एक चरण होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने जो साइंस के 2018 का जो पेपर था जुलाई का, उसके हम लोगों ने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।